यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है यहाँ पर? एनर्जी मीटर है, ये इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में एनर्जी को इंटीग्रेट करके देता है, यानी कि एनर्जी का समय देता है। नेक्स्ट हम देखें, टू रजिस्टर विथ नॉमिनल रेजिस्टेंस वैल्यू। दो रेजिस्टेंस है नॉमिनल रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ में। R1 and R2 have the additive uncertainties del R1 and del R2 respectively when these resistance are connected in parallel। जब इन रेजिस्टेंस को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, the standard deviation of the error in the equivalent resistance R is। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एरर की? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर क्या है? तो यहाँ पर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर क्या है? रो ऑफ आर ई एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल आर डिवाइड बाई डेल आर वन का होल स्क्वायर रो वन स्क्वायर प्लस डेल आर डिवाइड बाई डेल आर टू का होल स्क्वायर रो टू का स्क्वायर है। तो इससे क्या होगा? इससे ये वैल्यू होगी यानी अंडर रूट में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी डेल आर डिवाइड बाई डेल आर वन का होल स्क्वायर, और ये रो वन के लिए आ जाएगा सिर्फ डेल आर वन का स्क्वायर। इसी तरीके से डेल आर टू का स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमारी ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी ये अंदर डेल आर वन है, अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे दी फॉलोइंग मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट लिए गए हैं। फॉलोइंग मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड ऑन ए सिंगल फेज लोड बी दे रखा है 220 वोल्ट प्लस माइनस 1%। करंट की वैल्यू रखी है 5 एम्पियर प्लस माइनस 1%। और वाट की यानी वाट मीटर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 550 वाट प्लस माइनस 2%। इफ द पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग दीज मेजरमेंट द वर्स्ट केस एरर इन द कैलकुलेटेड पावर फैक्टर इज प्रेजेंटेड। तो पावर फैक्टर के अंदर हम वर्स्ट केस एरर भी हम देखते हैं और पावर फैक्टर के अंदर वैल्यू की भी कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू फार्मूला क्या होगा? यानी कि वाट डिवाइड बाई वी इंटू आई है, कॉस फाई की वैल्यू होगी। यानी एपरेंट पावर डिवाइड बाई हम कह सकते हैं एक्टिव पावर, यानी क्यू डिवाइड बाई पी। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू डिवाइड बाई वी आई। तो पावर फैक्टर होगा डब्ल्यू डिवाइड बाई वी आई, यानी कॉस फाई हो जाएगा ये। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? डब्ल्यू हो गया 555 प्लस माइनस 2% डिवाइड बाई वी इंटू वाई की वैल्यू याद करें, वी है यहाँ पर 220 प्लस वाई माइनस इंटू 5% को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी प्लस माइनस 4%, 555 के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस माइनस के 4%। तो 4% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये एरर प्रेजेंट होगी, मैक्सिमम एरर है। क्योंकि एरर है यहाँ पर जुड़ जाएगी, जैसे 2% ये है और 2% यहाँ पर ये है, तो 4% हो जाएगी एरर। नेक्स्ट हमें मैच करना है सिर्फ, जैसे परमानेंट मूविंग कॉयल जो होता है, परमानेंट मूविंग कॉयल किसका काम करता है? यहाँ पर परमानेंट मूविंग है, परमानेंट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है, ये सिर्फ डीसी पर काम करता है। मूविंग आयरन कनेक्टेड थ्रू करंट ट्रांसफार्मर, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, यानी कि सिर्फ एसी पर काम करता है। मूविंग आयरन कनेक्टेड थ्रू दी करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए एसी पे काम करेगा ये। और रेक्टिफायर और डायनामोमीटर है, ये दोनों किस पर काम करते हैं? यानी कि रेक्टिफायर हमारा
एसी और डीसी पर काम करता है। इलेक्ट्रोडायनामीटर भी यहाँ पर एसी और डीसी पर काम करता है। तो रेक्टिफायर और इलेक्ट्रोडायनामीटर दोनों एसी और डीसी पर काम करते हैं हमारे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए 0 to 50 एम्पियर मूविंग कॉइल एमीटर हैज ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.1 वोल्ट। तो मूविंग कॉइल एमीटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है यहाँ पर, वो दिया हुआ है 0.1 वोल्ट across its terminal at full scale deflection. The external shunt resistance in milliohm needed to extend its range to। तो इसकी रेंज को हमें एक्सटेंड करना है 0 to 500 एम्पियर। एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और हमें एमीटर की रेंज इंप्रूव करनी है। तो आर एस एच की वैल्यू क्या होती है? आर एम अपॉन एम माइनस वन। तो सबसे पहले हमें एम सॉल्व करना होगा। एम की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ पर एम की वैल्यू हम देखें, जैसे 050 एम्पियर से 500 एम्पियर तक करना है, तो एम की वैल्यू आ गई 10। और हम आर एम की वैल्यू निकालें। आर एम की वैल्यू कैसे आएगी? आर एम की वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 0.1 और करंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी। करंट यहाँ पर दे रखा है आई स्किल, फुल स्किल करंट दे रखा है 50 एम्पियर, यानी 0.1 डिवाइड बाई 50। इससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 2 × 10⁻³ ये करंट की वैल्यू होगी। तो तीनों हमारे पास में आ गए हैं। आर एम की वैल्यू भी आ गई है 0.1 डिवाइड बाई 50 से। आर एस एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर एस एच की वैल्यू क्या होगी? 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई एम माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन 9। तो ये हो जाएगा 0.22 मिली ओम। 0.22 मिली ओम ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें दे रखा है पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म में, जो कि यहाँ पर ऑसिलोस्कोप पर ऑब्जर्व करनी है। ए पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन ए ऑसिलोस्कोप across a load is shown। A permanent magnet moving coil meter connected across the same load read। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर है, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड करना है सेम लोड के साथ में। तो क्या ये रीड करने वाला है? तो यहाँ पर जो पीएमसी मीटर है ओनली डीसी वैल्यू को रीड करता है, यानी एवरेज वैल्यू को रीड करता है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? अगर हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालें तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाई टोटल टाइम। एरिया डिवाइड बाई अंडर द टोटल एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाई टोटल टाइम से। तो क्या होगी वैल्यू? इसकी हम वैल्यू निकालें, सबसे पहले इसकी निकालते हैं त्रिभुज के एरिया की। तो एक टोटल टाइम तो है 20 की। ये वाला सेक्शन है, ये माइनस में चला गया, -5 इंटू आ जाएगा -5। अस्सी आ जाएगी 4 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए एमीटर है जी करंट रेंज ऑफ 0.5 एम्पियर। An emitter has a current range of 0.5 ampere and its internal resistance is 0.2 ohm। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है? 0.2 ओम है। तो एमीटर के अंदर एमीटर है जी करंट रेंज ऑफ 5 0 से 5 एम्पियर
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज ऑफ 0 to 25 एम्पियर वी नीड टू ऐड ए रेजिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। वो कितने का रेजिस्टेंस ऐड करना होगा? तो यहाँ पर एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 तक रेंज एक्सटेंड करनी है 5 से। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.2। हमें एक और रेजिस्टेंस ऐड करना है, यानी कि हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा आ गया 5। एम की वैल्यू हमारी होती है एम इक्वल टू 1 प्लस के आर एम डिवाइड बाई आर एस एच। ये एम की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आर एस एच की वैल्यू हमें पता है आर एम डिवाइड बाई एम माइनस 1 होता है, यानी आर एस एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आर एस एच की वैल्यू क्या होगी? आर एम की वैल्यू है यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाई एम माइनस 1। तो एम माइनस 1 यानी 4 का भाग दे देंगे हम, तो ये आ जाएगी 0.05। तो ये हमारी आर एस एच की वैल्यू होगी। आर एस एच की वैल्यू है हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जो कि सीरीज में कनेक्ट कर सकें। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर एस एच की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.05 पैरेलल टू दी मीटर। तो ये पैरेलल टू दी मीटर आ गया आर एस एच 0.5। अब हम आगे सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पीएमसी वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स। तो पीएमसी वोल्टेज मीटर है, बीसी 2 वोल्ट दे रखा है, एसी वोल्टेज सोर्स दे रखा है यहाँ पर 3 साइन 4t। मीटर रीड कितना रीड करेगा? तो डीसी यहाँ पर सिर्फ मीटर रीड करता है। तो टोटल जो वोल्टेज होगा पीएमसी का क्रॉस वो V1 प्लस V2 होगा। लेकिन V1 यहाँ पर 2 वोल्ट है और V2 यहाँ पर एसी वोल्टेज है, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि एसी वोल्टेज है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 वोल्ट ही हम रीड कर पाएंगे। किसके द्वारा? पीएमसी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें, ए गैल्वेनोमीटर विद फुल स्केल करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000 एम्पियर। तो एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है। गैल्वेनोमीटर हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका जो इंटरनल है जे रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, यानी इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आर एम की वैल्यू वो दे रखी है 1000 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जे फुल स्केल करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर ऑफ 100 ओम शंट विथ दिस गैल्वेनोमीटर। तो 100 ओम का शंट यहाँ पर कनेक्ट, यानी और यहाँ पर हम बात करें जैसे आई एस एच है, आर एस एच, आई एम है, आर एम हो गया, ये 1000 हो गया। हमें यहाँ पर फुल स्केल करंट गैल्वेनोमीटर की निकालनी है। तो गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल करंट हम कैसे निकालेंगे? आई एम की वैल्यू होगी 10 मिली एम्पियर। आई एम क्या है यहाँ पर? 10 मिली एम्पियर। ये आई एम की वैल्यू है। और आर एम की वैल्यू क्या है? 1000, यानी रेजिस्टेंस है मीटर का वह 1000। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस शंट का निकालना है। तो शंट का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? 100 ओम शंट विथ दी गैल्वेनोमीटर, यानी आर एस एच की वैल्यू क्या होगी? आर एस एच की वैल्यू होगी यहाँ पर 100 ओम। तो हम यहाँ पर आई एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आई एम यहाँ पर 10 मिली एम्पियर है पर 1000 है। निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? आई डिवाइड बाई आई एम से हम निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर?
आई एस एच प्लस आई। तो यहाँ पर हम देखें आई एम की वैल्यू यानी करंट लेंगे, डिवाइड हम निकालेंगे, यानी कि हम कैसे सकते हैं, रेडी है। तो यानी 11 वैल्यू यहाँ पर बाई आई एम यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी एम की वैल्यू क्या है, 11 है। 11 टाइम ये इंक्रीज जाएगी वैल्यू 10 मिली एम्पियर से एक 110 मिली एम्पियर करंट मेजर करने लग जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर शंट कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे स्विप रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉयल एमीटर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्विप रेजिस्टेंस है वो हमें कनेक्ट करना है। मैग्नेटिक स्विप रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉयल एमीटर consisting of milliammeter and suitable shunt in order to minimize the effect of temperature variation। यानी कि जो हम स्वीप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, मैग्नेट का स्वीप रेजिस्टेंस, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, यानी टेम्परेचर वेरिएशन को इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम मैग्नेटिक स्वीप रेजिस्टेंस से यूज करते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये रेजिस्टेंस है आई माइनस आई एम के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, और ये आर एम की वैल्यू है, और ये यहाँ पर क्या है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है, यानी आर एस एच की वैल्यू है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर मीटर का मूवमेंट है, यानी कि मीटर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा है यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये आई करंट होगी, यहाँ पर आई एम की वैल्यू होगी। तो स्विंपिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज किया है। स्विंपिंग रेजिस्टेंस किस लिए यूज किया है, कॉयल यहाँ पर कॉपर की बनाई जाती है, और स्विंपिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, स्विंपिंग रेजिस्टेंस आर एस डब्ल्यू यहाँ पर ये लिया गया है, ये मैग्नेट का है, विच हैज नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 to 30 टाइम्स द कॉयल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉयल। यानी ये कॉयल है उसके रेजिस्टेंस से 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा ये रेजिस्टेंस होती है। और ये किस लिए काम लिया जाता है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड शंट ऑफ द मैग्नेट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, और शंट ऑफ द मैग्नेट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर शंट, and the shunt of magnet is connected across the combination. Since copper form a small fraction of series combination, the proportion in which the current which would divided between the meter and the shunt would not change appreciably with the change in temperature. Next हम देखें, the effect of stray magnetic field, the effect of stray magnetic field on the acute, acuting torque of portable instrument is maximum when the operating field of instrument and stay field are। तो यहाँ पर हम देखें कि जो इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ स्टे मैग्नेटिक फील्ड, द इफेक्ट ऑफ स्टे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द actuating torque of portable instrument is maximum when the operating field of instrument and the stay field are, when the operating field of instrument and the stay field are parallel। तो यहाँ पर due to the stray magnetic field torque is also produced
which can affect the torque produced due to the operating field. If both स्ट्री मैग्नेटिक and operating field are parallel, अगर यहाँ पर दोनों ही, अगर स्ट्री मैग्नेटिक और ऑपरेटिंग फील्ड है दोनों पैरेलल में है, इफ बोथ स्ट्री मैग्नेटिक एंड ऑपरेटिंग फील्ड आर पैरेलल, टॉर्क ड्यू टू दी बोथ फील्ड बिकम एडिक्टिव, तो दोनों फील्डों के कारण जो टॉर्क है यहाँ पर एडिक्टिव बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखें 100 माइक्रो एम्पियर एमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पियर का एमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम। फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज टू मेजर दी 500 माइक्रो एम्पियर, दी शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज ऑफ। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें यहाँ पर, जैसे कि 100 माइक्रो एम्पियर का एमीटर है जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आर एस एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आर एम अपॉन एम माइनस 1 से। एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, आर और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर सीधी सी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, यानी 4 की वैल्यू भाग दे देंगे तो 25 वैल्यू आ जाएगी 25 ओम। एक डीसी वोल्टमीटर, तो डीसी वोल्टमीटर के अंदर क्या रहेगी सेंसिटिविटी, ए डीसी वोल्टमीटर सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट विच मेजर हाफ ऑफ द फुल स्केल ऑफ 100 वोल्ट रेंज द करंट थ्रू द वोल्टमीटर। तो सबसे पहले अगर हमें सेंसिटिविटी दे रखी है तो सबसे पहले हमें फुल स्केल करंट निकाल सकते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई आई एफ एस डी है सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, यानी कि फुल स्केल जो करंट है 1 डिवाइड बाई 1000, इससे हमारी 1 मिली एम्पियर क्या आ गई है करंट आ गई है जो कि फुल स्केल करंट है। अब ये हाफ स्केल हमें निकालनी है तो 0.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाफ स्केल में पूछा है तो 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें इंडक्शन टाइप मीटर, आरएमएस वैल्यू हम क्या करते हैं ऑब्टेंड करते हैं, यानी कि द गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है करंट स्क्वायर के। इन इंडक्शन टाइप मीटर आरएमएस वैल्यू इज ऑब्टेंड, तो यहाँ पर क्या वैल्यू कौन सी ऑब्टेंड की जाएगी, आरएमएस वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेंड की जाएगी। RMS value is obtained. For the given frequency, the deflecting torque of the induction ammeter is directly proportional to RMS value is obtained. Next हम देखें an advantage of permanent magnet moving coil instrument is that। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज है कि यहाँ पर हैज हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। मूविंग पार्ट के अंदर इसका एडवांटेज जो होता है हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है। द एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट हैज हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। नेक्स्ट हम देखें स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म इन टाइप ऑफ, यहाँ पर हम बात करते हैं स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म इट्स टाइप इज। तो स्केल ऑफ यूनिफॉर्म है यहाँ पर, इन दी स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म, तो टाइप यहाँ पर होगी थीटा इक्वल टू आई एवरेज वैल्यू होगी, यानी थीटा इक्वल टू आई एवरेज, तो वो पीएमएमसी के टाइप के अंदर बात होगी। मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट के अंदर द स्केल ऑफ वोल्टमीटर यूनिफॉर्म इट्स टाइप इज मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट, जहाँ पर स्केल यूनिफॉर्म होती है, बाकी नॉन लीनियर होती है इनमें। नेक्स्ट हम देखें ए 0 to 10 मिली एम्पियर पीएमसी मीटर रीड 4 मिली एम्पियर इन दी सर्किट दी बॉटम कंट्रोल स्नैप सडनली। तो बॉटम कंट्रोल है यहाँ पर स्नैप हो जाता है सडनली। दी मीटर विल रीड नियरली, तो मीटर यहाँ पर जीरो करंट रीड करेगा क्योंकि द करंट थ्रू द कॉइल विल बी जीरो बिकॉज इट्स पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल स्प्रिंग इज कनेक्टेड इट्स इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल। तो पीएमसी में जो कंट्रोल स्प्रिंग है यहाँ पर मूविंग कॉइल की सीरीज में कनेक्ट होती है और मूविंग कॉइल के अंदर ही करंट जीरो होगी, तो यहाँ पर मीटर भी जीरो रीडिंग करेगा, यानी जीरो रीडिंग देगा। नेक्स्ट हम देखें एन अनशील्डेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एन अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज इन एसी सर्किट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर है वो यूज करना है। अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज
एसी सर्किट के अंदर यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करेगा। इफ ए स्टेप रीडिंग क्या होगी, तो मीटर रीडिंग वुड बी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डीसी फील्ड। तो मीटर की जो रीडिंग है, मीटर रीडिंग वुड बी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी फील्ड, यानी डीसी फील्ड की डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगी। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज टू बी स्पेसिफाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होगा। आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर है, वो हमने यूज किया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसी सर्किट के अंदर। इफ स्ट्रेट डीसी मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ मीटर कॉइल अपीयर, द मीटर रीडिंग विल बी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेक्स्ट देखें, जैसे ए वोल्टमीटर यहाँ पर रीड कर रहा है द करंट पासिंग थ्रू द 10 ohm रजिस्टर एज शोन इन द फिगर वेव फॉर्म, देन द रीडिंग ऑफ डीसी वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ohm। तो 10 ohm के अक्रॉस जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है उसकी रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टमीटर के अकॉर्डिंग जो रीडिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू रीड करेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं 0 से t तक। क्या है ये 25 है, यानी यहाँ पर हम देखें रीडिंग 3 टर्न तक जा रही है। तो यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फर्स्ट वेव फॉर्म दिखा रखी है, देन सेकंड में रीडिंग ऑफ द डीसी वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस दी 10 ओम रजिस्टर। तो रीडिंग भी यहाँ पर दिखा रखी है सेकंड में। तो जब करंट इसमें एंटर करेगी, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर 12 एम्पियर करंट है, तो 25 हो जाएगी। मीटर विल रीड एवरेज वैल्यू, तो 1 टाइम पीरियड के लिए 12 रीडिंग ले रहा है यहाँ पर, तो 25 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रीडिंग की। 25 प्लस 1.65 प्लस 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। आई एवरेज की जो वैल्यू है वो है 12 प्लस, यानी 12 तो यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, और कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, यानी 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आई एवरेज इंटू 10। तो आई एवरेज इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 से ये 10 कट जाएगा, यानी कि 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये 5 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85, यानी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 आ जाएगी हमारे पास। तो वी की वैल्यू होगी 85 आंसर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जिसमें मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे।